नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीटेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। मैं एक बार फिर आपके सामने हूं, आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर जो इस समय आप लोग फेस कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है सीटेट दिसंबर का, वो 14 और 15 तारीख को होने वाला है। अभी हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए, और इस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अंत समय पर क्या किया जाए कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें अपने सीटेट एग्जाम में। यानी कोई ऐसी ट्रिक या कोई ऐसी चीज हमारे साथ में हो या हमें पता हो कि जो अभी 3-4 दिन अगर हम उसको फॉलो करें तो हमारे डेफिनेटली कुछ नंबर वहां पे इंक्रीज हो सके। तो आज मास्टर स्ट्रेटेजी में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सीटीईटी के एग्जामिनेशन को देते समय याद रखनी है या ध्यान रखनी है प्रिपरेशन को करते समय, ताकि आप अधिकतम नंबर लेके आके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, देखो बिना देर करे हुए सेशन को शॉर्ट और थोड़ा क्रिस्प यहाँ पर हम लोग रखेंगे। आप सभी लोग जो है जानते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो एक पेडागोजी बेस्ड एग्जाम है, यानी कि शिक्षण शास्त्र पर संबंधित ये आपका एग्जाम है। यानी कि एक टीचर कैसा पढ़ाता है, कैसे उसको पढ़ाना चाहिए, उस आइडियल चीजों पर ही यहाँ पर बात होती है। तो सबसे पहली चीज, आपके पेपर का जो 60% पार्ट है, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो 60% क्वेश्चंस जो है आपके, वो आपके पेडागोजी पार्ट से आते हैं। अब पेडागोजी पार्ट से मेरा मतलब है कि अगर आप सीडीपी की बात कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन सीडीपी के आते हैं। हिंदी की पेडागोजी जो होती है वो आपकी 15 नंबर की होती है। दूसरी लैंग्वेज आपने अगर इंग्लिश चूज करी है तो उसकी पेडागोजी 15 नंबर की होगी। फिर आप मैथ्स अगर देखते हैं तो 15 नंबर की उसकी पेडागोजी होगी। पेपर 1 के लिए बता रहा हूँ ये। अगर आप बात करते हैं ईवीएस की, तो ईवीएस की पेडागोजी 15 नंबर की होगी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे 90 नंबर की तो पेडागोजी आपके पेपर में पूछी जा रही है ना। तो पेडागोजी का वेटेज काफी ज्यादा होता है। इवन एट पेपर 2 में भी देखें तो पेपर 2 में भी काफी ज्यादा वेटेज पेडागोजी का होता है। तो आपको सबसे पहले तो पेडागोजी क्या है, एक शिक्षण शास्त्र है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किन चीजों का हमें प्रयोग करना है पढ़ाते हुए। तो वही चीजों पर बेस ये चीजें हैं। तो ये सब चीजें आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखी हैं, आपने सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान सीखी हैं। एक टीचर कैसे सोचता है, आपको उस तरीके से सोचते हुए पेडागोजिकल क्वेश्चंस के आंसर्स को करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेडागोजी को अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ताकि आप ये जो 60% पार्ट है इसको अच्छे से कवर कर लें। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको सेट करना है एग्जाम देते समय और अभी के टाइम पे, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं, या जो लोग अपने आगे के सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा खेल है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो वहां टाइम को मैनेज करना, समय का प्रबंधन करना बड़ा जरूरी होता है कि कितने समय में अपने क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 150 प्रश्नों का होता है, और हमें जो समय दिया जाता है 150 मिनट का ही समय दिया जाता है इसको करने के लिए। ठीक है। तो 1 मिनट में एक प्रश्न को सोल्व करना है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा समय ले जाते हैं। तो ऐसे में हम सारे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई पोर्शन हमारा ना छूटे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि मैथ्स वाला जो पार्ट है ना उसको बाद में करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे क्वेश्चंस मैथ्स में छूट जाते हैं उनके, और उसी वजह से कई लोग जो है असफल हो जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। सबसे अच्छा सा तरीका यह है किसी भी एग्जाम के टाइम के मैनेजमेंट के लिए। तो पहले मैं पढ़ाई का तरीका बता देता हूं। देखो, सबसे पहले टाइम को अगर आपको मैनेज करना है तो आप रिमाइंडर्स करें ईच टॉपिक के लिए सेट। ठीक है, कि आपको जो है कौन से टॉपिक को कितने समय में कवर करना है। क्रिएट अ डेली प्लानर, ये उन लोगों के लिए है जो अभी आगे सीटेट की तैयारी करेंगे। ठीक है, जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अभी बताने वाला हूं। ठीक है, अपने आप को एक डेडलाइन दीजिए कि कितने समय में क्या चीज आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन से अभी फिलहाल के टाइम पे दूर रहिए। रील, फेसबुक वगैरह सबसे आप दूर रहिए इस टाइम पे। ठीक है, एक रूटीन सेटअप आपको करना है डेली चीजों के लिए, जो बचे हुए दिन है उनके लिए भी, और जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को खासकर ध्यान देंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले अगर एग्जाम के टाइम की बात करनी है तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, प्रैक्टिस। कि आपने जो है इन चीजों की पूरे एग्जाम के पैटर्न की प्रैक्टिस कर रखी हो। तो अभी सबसे जरूरी आपके पास जो चीज आती है वो आती है प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट। तो आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट को रेगुलर बेसिस पे देते रहना है। कितने कितने देने हैं, कैसे देने हैं, वो मैं भी आगे बताऊंगा। अब एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं मैं। जैसे कि सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं, तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप सीडीपी के क्वेश्चंस को आराम से पढ़ के करते हैं तो कोई जल्दबाजी ना भी करें, तो 15 से 20 मिनट में आप उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से 15 से 20 मिनट में सीडीपी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है।
इसके बाद में अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करता हूं तो सेम टाइम आपका इन दोनों में लगेगा, आपका 15 से 20 मिनट का। तो ये जो टाइमिंग मैं बता रहा हूं ना, ईच सेक्शन को इतना इतना टाइम आप देते रहिए, ताकि आपका जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए आपके पास टाइम बच जाए। तो 15 से 20 मिनट का समय इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको देना है। मैथमेटिक्स आपको डिफिकल्ट लगता है तो मैथमेटिक्स को आराम से 40 से 45 मिनट भी देंगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। आप आराम से पूरा पेपर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका पास ईवीएस बचा है, ईवीएस को भी आप 15 से 20 मिनट में निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, पढ़ के आपको आंसर करने होते हैं। तो पूरा पेपर आपके निर्धारित समय में हो भी जाएगा, ओएमआर सीट भी आप आसानी से फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। इवन एट पेपर 2 वालों के लिए भी सेम कंडीशन है कि साइंस और मैथ को ज्यादा समय दीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट को कम समय देकर उसको करने की कोशिश करिएगा, तभी एग्जाम में आप जो है टाइम को मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, जितना ज्यादा हो सकता है ना उतना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा। कोशिश करिए, अभी जितने दिन बचे हुए हैं, है ना, जितने दिन बचे हुए हैं, डेली कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट आप दीजिए, डेली कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी दो चीजों में बढ़ोतरी आएगी, एक तो स्पीड में आपकी बढ़ोतरी आ जाएगी, स्पीड आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, और जो टाइम का प्रॉब्लम आपको आ रहा है ना, वो टाइम का मैनेजमेंट आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट चीज है, अभी डेली कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लगाते रहो, 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाते रहो, जिससे कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस से रिलेटेड या फिर आपके जो है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको ना आए, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ के साथ हमारी प्रैक्टिस और साथ के साथ हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को करने का मौका भी मिलता है, ठीक है। चलिएगा, उसमें अपने आप का विश्लेषण करना है मॉक टेस्ट में कि भाई हमने क्या गलतियां करी हैं जो हम आगे सुधार करके पेपर में अच्छे से कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देने का फायदा तभी होता है जब हम वहां एनालिसिस करके ये पता करें कि हमारी कमजोरियां कहां पे आ रही हैं, हम गलती कहां पे कर रहे हैं, उस चीज को सुधार करना है फिर। इसके बाद में आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है एंड टाइम पर प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अंत समय में सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। अगर आप लोगों ने सारा सिलेबस पढ़ लिया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डेली कम से कम जो है 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उनका सोल्यूशन करो डेली। तो 3 से 4 पेपर डेली निपटाओ आप प्रीवियस ईयर के, अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो इन बचे दिनों में, ठीक है। तो 3 से 4 जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के वो डेली निपटाते रहो। इससे क्या होता है, आपको एक तो एग्जाम के पैटर्न का पता लगता है, किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है ये आपको आइडिया लगता है, और साथ के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। तो ये काफी हेल्पफुल रहते हैं एंड टाइम में प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, छोटे छोटे रिविजन नोट्स, ठीक है, जो आपने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप इन छोटे छोटे रिविजन नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं, आप इनसे लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना आपके, ये लास्ट मिनट की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं ना, सिलेबस काफी वाइड है और उस कंप्लीट सिलेबस को 3-4 दिन में रिवाइज कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे टाइम पे काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो आप ये शॉर्ट नोट दो तरीके से बना सकते हैं, आप अपने आप से हैंड रिटन अगर आप चीजें कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू भी इसको बना सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन चीजें नहीं कर रहे हैं तो जहां पे आप पढ़ते हैं वहां से आप शॉर्ट नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी हेल्पफुल रहते हैं एंड टाइम की रिवीजन के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है और अपने सीटीटी के एग्जामिनेशन को मैक्सिमम स्कोर से क्वालिफाई करना है। ये 5 चीजें जो हैं अपने जीवन में याद रखो, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो ये 5 चीजें आपको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो चलिएगा भाई, आपसे मुलाकात करेंगे हम अगले सेशन में, जहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के लिए होंगी। लेकिन जाते जाते मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपने आप पे भरोसा करना। आप अपने आप पे अगर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, तो आप कुछ भी पढ़ लो, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करिए, चीजें बेटर अपने आप हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्टे कनेक्टेड विद सीटेट टेस्ट बुक। थैंक यू, बाय बाय।